मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बोला गया है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले 5 पेज 4 पेज कम से कम रीडिंग कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि वीडियो देखना है और उसके बाद फिर से आपको रीडिंग करना है। तब आपको और जो भी प्रॉब्लम आपको लगे कि इसको हमको पूछना है उसको अंडरलाइन करके रखिए, ताकि गूगल क्लासरूम में आप उसको पूछ सकें। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लेसन, ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है हम लोगों को, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब कभी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। ऊर्जा खर्च कर ही वस्तु कार्य कर पाती है, मतलब बिना ऊर्जा खर्च किए हम लोग किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों शामिल है। रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि, ये सब क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। अब है ऊर्जा का स्रोत। हम जानते हैं कि भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जितनी भी ऊर्जा है वो क्या होती है, संरक्षित रहती है। तथा ऊर्जा संकट क्यों है, तब इतना जब सुरक्षित रहता तब ऊर्जा का संकट क्यों है। ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तब तो ऊर्जा स्रोत पर विचार किए बिना हमने असीमित कार्यकलाप करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जब ऊर्जा न नष्ट होगा न उत्पन्न किया जा सकता तो इसको विचार करना ही होगा कि आखिर ये असीमित कहाँ रहता है। किंतु यह सत्य नहीं, क्योंकि ऊर्जा के एक रूप का परिवर्तन दूसरे रूप में हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का एक रूप से दूसरा रूप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। किसी ऊंचाई से गिराई गई धातु प्लेट की स्थिति ऊर्जा जमीन से उसके टकराने पर ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। अगर मान लो कोई बर्तन को हम ऊंचाई से गिराते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह ध्वनि ऊर्जा में हो जाएगा। जब नीचे जमीन से टकराएगा तो आवाज करेगा तो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। जब कोई मोमबत्ती जलाई जाती है तो मोम में रासायनिक ऊर्जा जलने पर उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। जब हम लोग मोम को जलाते हैं तो क्या होगा, मोम में जलने पर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। साथ ही अभिक्रिया के अन्य उत्पाद भी उत्पन्न होते हैं और दूसरा चीज भी उत्पादन होता है। यद्यपि भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इस तरह से भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा क्या होता है, अपरिवर्तित होते रहता है। अब किंतु उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और अभिक्रिया के अन्य उपोत्पाद या उत्पादों द्वारा मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा फिर से प्राप्त नहीं किया सकती। मतलब मोमबत्ती जला देने के बाद हम लोग जब रासायनिक ऊर्जा और से वो प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा मिल ही जाएगा तो हम चाहेंगे कि फिर से हमको क्या मिल जाए, मोमबत्ती मिल जाए, तो वो मिलना मुश्किल है। भौतिक कार्य को पूरा करने के लिए मांसपेशीय ऊर्जा, उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन को पकाने या सवारी पर चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा आदि सभी किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होती है। सही बात है, किसी न किसी स्रोत से हम लोग को मिलता है ऊर्जा, किंतु प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। हर स्रोत का ऊर्जा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। हम केवल विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का ही उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत। उदाहरणार्थ, ऊंची पहाड़ी पर रखे पत्थर की स्थित ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने में नहीं किया जा सकता। ऊंचाई पर जो पहाड़ी पर रखा पत्थर का जो स्थित ऊर्जा है, अगर हम चाहेंगे कि उससे हम भोजन पका लें तो वह ऊर्जा उपयोग में नहीं आएगा। किंतु रसोई गैस, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो संक्षेप में हम लोग एलपीजी कहते हैं, में रासायनिक ऊर्जा भोजन पका सकती है। लेकिन जो एलपीजी गैस है वह रसोई गैस जो हम लोग जिसको कहते हैं, वह ऊर्जा से हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन पका सकते हैं। अतः पत्थर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पत्थर क्या ऊर्जा का स्रोत नहीं है, किंतु एलपीजी है। जलावन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तथा बहता पानी, यूरेनियम आदि ऊर्जा के कुछ सामान्य स्रोत हैं। सूर्य और पवन की ऊर्जा भी ऊर्जा स्रोत है। सूर्य और पवन ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। इस प्रकार
विचार किए गए प्रत्येक उदाहरण में हम देखेंगे कि प्रयोज्य यानी व्यवहार में रूप में ऊर्जा का क्षय कम प्रयोज्य रूप में परिवेश में होता है। अतः कार्य करने के लिए काम में लाई गई ऊर्जा का कोई स्रोत उपभुक्त हो जाता है और उसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जाता। जब हम लोग कार्य करने में किसी भी तरह का अगर उस ऊर्जा का हम उपभुक्त कर लें, मतलब कंज्यूम्ड कर लें, तो हम कहेंगे क्या कि उसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते। ऊर्जा का अच्छा स्रोत हम देख सकते हैं कि ऊर्जा या ईंधन का विशिष्ट स्रोत जिसे कुछ कार्य पूरा करने के लिए हम चुनते हैं वह अनेक भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, है ना, जो दहन उष्मा उत्पन्न करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? दहन उष्मा कहते हैं। उसको अच्छा ईंधन वह है जो जलने पर अधिक उष्मा नियुक्त करे। जो जलने पर हमको अधिक उष्मा निर्मुक्त करेगा उसको क्या कहेंगे? अच्छा ईंधन। जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसके दहन की दर मध्यम हो और जिसके जलने पर विषैले उत्पाद अनुपस्थित हो। और जिनके मान लो जलने पर विषैला उत्पाद अनुपस्थित मतलब न रहे। आज हमें ईंधन के कई प्रकार उपलब्ध हैं, तब वे कौन से कारक हैं जो हमारे चयन को सीमित करेगा जब यही एक विशिष्ट काम जैसे भोजन पकाना के लिए होगा। मतलब जो ईंधन है हम लोग का काम जो है उसके लिए बहुत सारा काम है ना, जैसे पहला है भोजन पकाना। अच्छा, क्या चुना गया ईंधन किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करेगा? क्या हम भोजन पकाने के लिए एक ईंधन चुनेंगे और जाड़े में कमरा गर्म करने के लिए दूसरा ईंधन चुनेंगे? मतलब कि हम लोग जो खाना पकाना है उसके लिए अलग ईंधन चुनेंगे और जो हमको अगर मान लो गर्म करना है रूम को उसके लिए अलग ईंधन चुनेंगे। तब तुम कह सकते हैं कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह होगा, ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह होगा जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा करेगा। जो क्या करेगा? प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य का विशाल मात्रा कर सकेगा, जो सुलभ होगा, जो हमेशा मिलेगा, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता है और जिसका भंडारण परिवहन बहुत आराम से किया जा सकता है, जो सस्ता होगा। ठीक है। अब है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत का मतलब हमेशा नॉर्मल रूप में जो मिलता है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बने। ये जीव अवशेष तलछटों के नीचे दबकर धीरे धीरे जमा होते गए, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। तलछटों के आवरण के कारण न तो जीव अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाया और न तो विघटन, किंतु इन तलछटों के भार के कारण इन अवशेषों में से पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ निचूर कर बाहर निकल गए। अतः जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु है। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक के अणु। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। अच्छा, प्राचीन काल में लकड़ी उष्मा ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में हम लोगों के इस धरती पर जो है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? लकड़ी। बहते पानी और पवन की ऊर्जा का उपयोग सीमित कार्यकलापों के लिए किया जाता था। पानी का ऊर्जा और पवन का ऊर्जा को एक सीमित काम के लिए किया जाता है ना। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला की खोज के कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुई और सबसे पहला जो कोयला का खोज हुआ उससे औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। औद्योगिकरण द्वारा समस्त संसार में जीवन की बेहतरी हुई, इसलिए बहुत बड़ी दर पर ऊर्जा उत्पन्न करने की सार्वभौम मांग हुई। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन द्वारा अधिकांश हुई। हमारी प्रौद्योगिकी का विकास भी ऊर्जा के इन स्रोतों द्वारा हुआ, किंतु इनके भंडार सीमित हैं। किंतु इनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत, मतलब जिसको फिर से बनाया नहीं जा सकता। अतः इनका संरक्षण आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। यदि हम ऐसी तेज यानी खतरनाक दरों पर इन स्रोतों का उपयोग करना जारी रखेंगे तो ऊर्जा के ये स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत जितना स्पीड से काम कर रहे हैं, अगर इसका उपयोग करते रहेंगे वैसा, तो क्या होगा? एक समय आएगा कि जिस समय ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज की गई है और इसको दूर करने के लिए क्या किया गया? उसके जगह पर दूसरा चीज का उपयोग किया जा सकता है।
हम ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी भी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहना जारी रखे हुए हैं। हम लोग इस पे जो इसकी आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए हम लोग क्या है, किस पर निर्भर है, अभी भी जीवाश्म ईंधनों पे। जीवाश्म ईंधन के दहन के अन्य अलाभ और हानियां भी हैं। मतलब जीवाश्म ईंधन का बहुत सारा लाभ भी है तो हानि भी है। कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। सही बात है, कोयला को या पेट्रोलियम को हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के जो जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर निर्मुक्त होता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जब ये जलता है तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या होगा, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। इनके कारण अम्लीय बरसात जो हमारे पानी और भूमि संपत्ति को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। अगर वायु प्रदूषण होगा तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगा वह क्या करेगा, जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको भी इफेक्ट करेगा। कांच की भांति कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर आवरण विकिरण को पार करने देती है और ये विकिरण पृथ्वी तल को गर्म कर देती है। जब सूर्य का किरण जो परावैंगनी किरण है हमारी धरती पर आता है, कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छेद कर देता है, जो हमको इसको रोकता है, जिसका है ना, तो वो अवरक्त विकिरण हमारे पृथ्वी तल तक आ जाता है। पृथ्वी गर्म सतह दीर्घ तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तित होकर पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। अतः वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी ताप बहुत काम नहीं हो पाता और इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा देखोगे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, तो ऐसा कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा और ऊपर से जो सूर्य का किरण है उसको आने में वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भेद कर दिया, तो उस छिद्र से हमारा सूर्य से बहुत ज्यादा मात्रा में ताप हमारे जो इस मात्रा में हमारे इस वायुमंडल में आ जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी आता है, तो इसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दहन प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाकर और अनेक तकनीकों का व्यवहार कर परिवेश में हानिकर गैसों के पलायन और राखों को कम कर जीवाश्म ईंधनों की दहन प्रक्रिया के कारण प्रदूषण कुछ कम किया जा सकता है। अनेक कार्यों के लिए जैसे गैस स्टोव और सवारियों यानी व्हीकल्स में जीवाश्म ईंधन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इनके अलावा जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रमुख ईंधन है। ध्यान दिए कि विद्युत ऊर्जा का पसंदीदा रूप है। विद्युत ऊर्जा क्या है, कोई भी ऊर्जा से ज्यादा अच्छा और सुविधाजनक ऊर्जा है ना, तो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। हम लोग और भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं गैस स्टोव या सवारी चलाने के लिए, तो इन सब के में हम लोगों को कुछ ऊर्जा का दूसरा रूप का भी करना चाहिए। नीचे के क्रियाकलाप में विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक छोटा संयंत्र बनाया गया है। देखो, एक टेनिस बॉल लेकर उसमें 3 दरार यानी रेखा छिद्र बनाते हुए धातु के चादर से अर्धवृत्ताकार फिन यानी पक काटकर उन्हें रेखा छिद्र में रखते हैं। दृढ़ आधार जैसा कि दिया हुआ है पर जड़े धातु के एक सीधे तार को बॉल के केंद्र से गुजार कर बॉल को इस धुरी पर किलकित कर देते हैं। यह सुनिश्चित कर देते हैं कि बॉल धुरी के गिर्द निर्बाध मुक्त रूप से घूमता है। वो जो बॉल है उसको हम लोग उसमें पक लगा देंगे और वो पक जो है आराम से उसको घुमाने से घूम रहा हो, तो उस तरह से कर लेने का। अब एक साइकिल में जो डायनमो लगाते हैं जिससे बॉल जलता है, डायनमो, इसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में एक बल्ब जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में एक बल्ब को जोड़ देंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर में उत्पन्न पानी के भाप को जेट फिनों पर डालते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब जल पड़ता है। जैसे वो उसका सिटी वाला जो ट्रैक है उसमें डाल देंगे पाइप और उस पाइप से प्रेशर डालेंगे उस फिन पर, तो क्या होगा, फिन घूमने लगेगा तो डायनमो घूमेगा और डायनमो घूमने से बल्ब जलने लगेगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यह हमारा टरबाइन है, एक प्रकार का मान लो एक टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों में एक चल भाग रोटर ब्लेड असेंबली होता है। चलता हुआ तरल ब्लेडों को नचाने के लिए उन पर
कार्य करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। रोटर को क्या देता है? ऊर्जा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलतः हमें रोटर ब्लेड को तेजी से नचाना है जो डायनेमो के शाफ्ट को घुमाएगा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलेगा। ये डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आज के युग में विद्युत ऊर्जा अति आवश्यक हो गई है। विभिन्न तरीकों जिनसे यह किया जा सकता है साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आगे हम देखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के दोहन टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में कैसे होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टरबाइन का उपयोग होता है। तापीय शक्ति संयंत्र। शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधनों की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है ताकि पानी गर्म कर भाप उत्पन्न की जाए। यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। समान दूरी तक कोयला या पेट्रोलियम के परिवहन की अपेक्षा विद्युत की संचरण अधिक दक्ष होता है। इसलिए अनेक तापीय विद्युत संयंत्र कोयला या तेल क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाता है। यह कहाँ बनता है? तापीय विद्युत तो जहाँ पे कोयला बहुत मात्रा में मिलता हो या तेल निकट में। तापीय शक्ति संयंत्र पद का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। उष्मा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको जलाना पड़ता है और उष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और उष्मा क्या किस रूप में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। जल शक्ति संयंत्र। बहते पानी की गति ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थिति ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल शक्ति संयंत्र क्या करता है? तो जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसको जो स्थिति ऊर्जा उसके अंदर छिपा हुआ है उसको किस रूप में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि जल प्रपात बहुत कम है जिनका उपयोग स्थिति ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। गत शताब्दी में समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए हैं। इसलिए गत शताब्दी में मतलब जो नया शताब्दी अर्थात ये 1900 जो चल रहा था उसमें समस्त संसार में बहुत सारा बांध बनाया गया है। भारत में हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। मतलब जितना हम लोग ऊर्जा लेते हैं विद्युत ऊर्जा उसका 1/4 हमारा जल विद्युत द्वारा मिलता है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं और विशाल हौज में पानी जमा किए जाते हैं। पानी तल ऊंचा उठता है और इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब यह जो पानी है वह तल जो है ऊंचा उठता है और इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी को गति ऊर्जा को क्या देता है? स्थिति ऊर्जा। बांध में ऊंचे ऊंचे तल से पानी के पाइपों द्वारा बांध को तलों पर विद्युत जनित्र के टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। चूंकि वर्षा काल में प्रत्येक बार हौजों से में पानी पुनः भर जाएगा इसलिए जल विद्युत स्रोतों का समाप्ति की चिंता नहीं होती, जबकि जीवाश्म ईंधन का खात्मा एक दिन हो जाएगा। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कौन है? जल विद्युत स्रोत। चूंकि अगर हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं तो वो खत्म हो सकता है लेकिन यह पानी खत्म नहीं होगा। जल विद्युत के लाभ। ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त है। ये नवीकरणीय भी है मतलब इसको फिर से बनाया जा सक रहा है और साथ ही साथ क्या है? यह प्रदूषण मुक्त है मतलब इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत कम होती है। मतलब और दूसरा चीज का अगर उत्पादन करते हैं तो इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो जल विद्युत जो है बहुत सस्ता है। जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी आवश्यक होता है। जल विद्युत संयंत्र के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, बाढ़ नुहाना है उसके लिए भी होता है, साथ साथ सिंचाई का भी उपयोग होता है, मछली पालन भी होता है, नौका विहार भी होता है इसमें। अच्छा, जल विद्युत के अलाभ यानी हानियां। सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर विशेषकर पहाड़ी भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं, मतलब सब जगह नहीं बनाया सकता। पहला। दूसरा है बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है क्योंकि वह स्थान जलमग्न हो जाता है। विशाल पर्यावरण तंत्र नष्ट हो जाते हैं जब बांध में पानी के अंदर डूब जाता है तब भी। तीसरा है जलमग्न वनस्पति अनॉक्सी शर्तों के अधीन सरती है और मेथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। मेथेन ग्रीन हाउस बनाता है। अच्छा, बड़े बांधों के निर्माण के कुछ
समस्याएं जुड़ी होती है। यह विस्थापित व्यक्तियों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न करता है। गंगा नदी पर टेहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण का विरोधक ऐसी समस्याओं का कारण, मतलब जहां यह बांध बनेगा वहां पे जो लोग रहते हैं उनको फिर दूसरी जगह कहीं पे पुनर्वास करना होगा और ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। ऊर्जा के जीव द्रव्यमान यानी बायोमास ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी का उपयोग बहुत समय तक होता रहा है। यदि हम सुनिश्चित कर सके कि पर्याप्त वृक्षारोपण किए गए हैं तो जलावन लकड़ी की लगातार आपूर्ति हो सकती है। ईंधन के रूप में गोबर से बने गोईठे के उपयोग से भी हम सब परिचित हैं। भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है। सही बात है, भारत में बहुत ज्यादा पशु है। यह भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत सुनिश्चित करता है और यह भी हम लोग को ईंधन देते रहता है। इसको भी अस्थायी मान सकते हैं क्योंकि ये ईंधन पौधा और पशु उत्पाद है। अतः इन ईंधनों को स्रोत को जीव द्रव्यमान कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। किंतु ये ईंधन जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जब इस गोईठा को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा हम लोग को नहीं देगा। जब इन्हें जलाया जाता है तब वे अधिक धुआं उत्पन्न करता है और धुआं भी देगा। अतः इन ईंधनों की क्षमता में सुधार के लिए शिल्प वैज्ञानिक निवेश आवश्यक है। और जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है तो इसमें मौजूद पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल बच जाता है। जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी से हम लोग का ईंधन का जितना काम है कर लेते हैं, उसके बाद भी देखेंगे कि जो जलने के बाद अवशेष छोड़ता है उसको कहते हैं चारकोल। चारकोल बिना लो यानी फ्लेम का जलता है, अपेक्षाकृत धुआं रहित है, इसमें धुआं नहीं होगा। इसमें उच्चतर ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसमें ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार गोबर फसल काटने के बाद अनेक पौधा पदार्थों के अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल सीवेज जिसको कहते हैं बायोगैस उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है। चूंकि शुरू करने वाला पदार्थ मुख्य गोबर है अतः बायोगैस सामान्यतः गोबर गैस कहलाता है। चूंकि शुरू करने वाला यह गैस जो है गोबर है, इसलिए इसका नाम क्या है, गोबर गैस। बायोगैस संयंत्र दिखाया गया है, इसमें बायोगैस तैयार होता है। देखो बायोगैस संयंत्र में किस तरह से एक टंकी है, टंकी के अंदर जो दोनों तरफ में जो है कैसे वहाँ मतलब गोबर को घोर के डाला जाता है और फिर लास्ट में जब वो जो बना हुआ है जो जमा होगा वो जितना भी घोल के बाद उस सबको निकाल लेगा। निकालने के बाद जो निकले वो खाद के रूप में आ गया। यह संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद रूप संरचना है। गोबर और पानी का गाढ़ा मिश्रण टंकी में बनाया जाता है, यहाँ जहाँ से यह पवित्र पाचित्र में पहुंचाया जाता है। पाचित्र में बनाया जाता है, जहां से पाचित्र में पहुंचाया जाता है। पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। जिसमें क्या नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। अच्छा, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणुओं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है गोबर गारा के जटिल यौगिक को विघटित करती है। विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं और तब यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करती है। मतलब ये सब गैस इसमें से निकलती है। बायोगैस को पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है। गोबर गैस को, बायोगैस को कहाँ जमा किया जाता है, तो पाचित्र के ऊपर जो गैस टंकी है उसमें, और जहां से इसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है। जहां से इसको पाइप के द्वारा जहां जहां उपयोग हो उसको भेजा जाता है। क्योंकि बायोगैस में 75% तक मीथेन होता है, अतः यह उत्तम ईंधन है। ज्यादा ईंधन है, मीथेन है, इस कारण इसका जो है बहुत अच्छा मात्रा में ईंधन कहा गया है। यह बिना धुआं का जलता है और ये बिना धुआं का जलता है और लकड़ी, चारकोल और कोयला के जलने से बने राख जैसे कोई अवशेष नहीं छोड़ता और इसमें कोई भी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ेगा। इसे तापन की उच्च क्षमता होती है। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग होता है। बचा हुआ गारा नियमित समय अंतराल पर हटाया जाता है और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में होता है। यह खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। यह जो खाद होता है जो गोबर गैस में बनता है वह खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। वायु अपशिष्ट और वाहित मल पदार्थों के बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा के खाद आपूर्ति की अतिरिक्त अपशिष्ट निपटाने
की सुरक्षित और दक्ष विधि देता है। जीव द्रव्यमान यानी बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जीव बायोमास जो है वह क्या है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। इस संयंत्र का लाभ, बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। बायोगैस संयंत्र क्या होता है, सस्ता होता है। बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक होता है। बायोगैस संयंत्र आसानी से बनाया जा सकता है और इस यंत्र को बनाने के लिए आवश्यक साधन गांव में ही उपलब्ध रहते हैं। मतलब इसको बनाने के लिए हमको कहीं बाहर से लाने का जरूरत कोई चीज का नहीं था। पवन ऊर्जा, सौर विकिरण द्वारा भूमि ढेर और जलाशय का असमान तापन वायु गति उत्पन्न करता है, जिस कारण से पवन बहते हैं। पवन की इस गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जा सकता है। इसको जो कार्य हम लोग करते हैं उसके लिए इस पवन का उपयोग कर सकते हैं। अतीत में इस ऊर्जा का दोहन पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जल उत्थापक पंप में पवन चक्की घूर्णी गति का उपयोग कुआं से पानी निकालने के लिए किया जा सकता है। जल उत्पादक पंप जो है उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, पवन चक्की से, तो घूर्णी गति का उपयोग करके हम लोग कुआं से पानी निकाल सकते हैं। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी, उत्पादन करने के लिए भी होता है। पवन चक्की में एक बड़े विद्युत पंखा समान संरचना करता है जो दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई तक खड़ी की जाती है। जैसा कि दिख रहा होगा चित्र में, तुम लोग देख सकते हो। विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत संयंत्र के टरबाइन को घुमाने के लिए होता है। एकल पवन चक्की का उत्पादन निर्गत ऊर्जा बहुत कम होता है। मतलब एक ही पवन चक्की अगर हम चलाएंगे तो उससे हम लोगों को बहुत कम ऊर्जा मिलेगा और व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अतः अनेक पवन चक्कियों बड़े खुले क्षेत्र में खड़ी की जाती है। इस बड़े क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म। व्यावसायिक ऊर्जा, व्यावसायिक पैमाने पर विद्युत प्रदान करने के लिए एक फार्म में प्रत्येक पवन चक्की की निर्गत ऊर्जा एक साथ संयोजित की जाती है और इसको एक साथ में बहुत सारा पवन चक्की लगाया जाता है। पवन ऊर्जा के लाभ, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत है। सबसे बड़ा बात है यही, नवीकरणीय भी है और हमेशा मिलेगा। विद्युत उत्पादन के लिए आवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता। विद्युत उत्पादन के लिए इसमें कोई प्रकार का खर्च नहीं होता, एक बार जो हो गया उसके बाद हो गया। पवन ऊर्जा की सीमाएं, पवन ऊर्जा के दोहन में अनेक सीमाएं हैं। पवन ऊर्जा फार्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित की जा सकती है जहां वर्षा के अधिक भाग तक पवन चलता है। मतलब जहां हमेशा पवन चलते रहेगा वहीं लगा सकते हैं। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। जब पवन नहीं है तब उस अवधि के दरमियान ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालक सेलों जैसे कोई सहायक सुविधा होनी चाहिए। जब पवन नहीं है तब उस अवधि के दरमियान ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालक सेलों जैसे कोई भी सहायक सुविधा होनी चाहिए। अब है, पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र आवश्यक है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए। 1 मेगावाट जनित्र के लिए फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। फार्म के संस्थापन की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। फार्म के जो संस्थापन का जो प्रारंभिक लागत है, शुरू का जो लागत होता है बहुत ज्यादा होता है। चूंकि टावर और ब्लेड वर्षा, सूर्य, आंधी और चक्रवात जैसे प्रकृति की आपदाओं के लिए अनावृत रहते हैं, अतः उनके उच्च स्तरीय रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको उच्च स्तरीय मतलब बड़े स्तर पर इसको हम लोग को देख के लिए रख रखाव करना होगा। अब है, हम लोग इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आप लोगों को पहले भी बोला जा चुका है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज पढ़ना है और उसके बाद फिर जब वीडियो देख लीजिए तो उसके बाद पुनः फिर से इसको पढ़िए और जो भी समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको गूगल क्लासरूम में जब क्लासरूम होता है इस चैप्टर का, उस दिन आप इसको पूछिए। ठीक है, ओके। घर में प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है पैर छूकर, और साथ ही साथ कोरोना काल अभी चल रहा है, इसमें कोशिश करना है घर में ज्यादा से ज्यादा रहें और साथ ही साथ अगर जरूरत है तो मास्क पहनकर बाहर जाए। ओके, बाय।